हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए, इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले कुछ बातें हैं जो कि मुझे और आपको मतलब पता होनी चाहिए। और वो कौन सी बातें, वो ये है कि देखिए भाई, कोई भी एक जिंदा जानदार, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक जिंदा जानदार, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जिंदा जानदार हो, बकरी हो, भेड़ हो, जो भी, यानी जिंदा जानदार की बात हो। अब वो जिंदा जानदार बना है तो वो डायरेक्ट ही ऐसे नहीं बना। अल्लाह ताला ने उसका भी एक खास एक निज़ाम रखा है, उसके एक खास लेवल होते हैं। यानी अब मैं एक इंसान हूँ, इंसान भी बना है, या और कोई चीज़ है, तो वो एक लेवल से मिलके बने, यानी छोटी छोटी चीज़ों से मिल मिल कर फिर एक पूरा एक इंसान बना है। और ऐसे ही दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी तरीके से, यानी वो डिफरेंट लेवल से मिलकर बने होते हैं। यानी उनमें सबसे पहले छोटे छोटे लेवल होते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही बता दूं, क्योंकि लेक्चर के अंदर तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, फिर भी छोटे छोटे लेवल होते हैं, जैसे कि एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर उस तरीके टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से फिर एक इंसान या एक ह्यूमन बनता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है, एक जिंदा कोई भी चीज बनती है। सही है? तो वो कैसे बनती है, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे। आए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन में भी आपको लिखा हुआ है, मिला हुआ है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक जिंदा जानदार, कोई जिंदा जिंदगी बनी है तो वो कैसे बनी है, यानी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है। अच्छा, उसको आज देखते हैं। देखिए, सबसे जो छोटा लेवल है, सबसे छोटा लेवल, यानी एक जिंदगी के बनने का, कि एक जिंदा चीज हमें बनी हुई दिख रही है, उसका जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे पहले वो किस चीज से बनी होती है, वो आप कह सकते हैं कि एटम से मिलकर बनी होती है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप होते हैं, और एक जो है वो आपके पास होते हैं एटम्स। क्या होते हैं एटम्स भाई? एटम को समझना है हमें। देखिए यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन लिखी हुई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, मादे का, मैटर का। आपने अक्सर देखा होगा कि मैटर क्या चीज होती है। आप देखिए, आप कह सकते हैं कि नथिंग विच मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी हर वो शे जिसका एक मास हो और वो जगह घेरे, उस चीज को आप क्या कहेंगे? उस चीज को आप कहेंगे मैटर, मादा। और मादा की बहुत सारी खसूसियात होती है भाई। जैसे कि मादा आपको जो है वो वाटर की फॉर्म में मिलेगा, आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा, गैस की फॉर्म में मिलेगा, प्लाज्मा की फॉर्म में मिलेगा। सही है? तो उस चीज को हम कहते हैं मादा। आप कह सकते हैं कि एटम जो है वो मादा का फंडामेंटल, यानी बुनियादी पार्टिकल है। ये अगर पार्टिकल होगा तो मैटर बनेगा, ये पार्टिकल होगा तो मैटर बनेगा। अच्छा, और एक और सवाल पैदा होता है कि भाई मैटर जो है ये क्यों मुख्तलिफ फॉर्म में है? भाई क्यों वाटर की फॉर्म में, क्यों गैसेस की फॉर्म में, क्यों आपके पास जो है वो सॉलिड की फॉर्म में? भाई देखिए, ये इसलिए क्योंकि उनमें जो एलिमेंट की, जो आप कह सकते हैं कि जो उनको हम उनकी जो बनावट है एलिमेंट की वजह से, उनकी एलिमेंट की तरतीब की वजह से आप कह सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है डिफरेंट, मतलब उनकी वजह से ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म होती है। अच्छा, एटम जो है वो क्या है? फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल है। आप कह सकते हैं कि बुनियादी पार्टिकल है, या बुनियादी यूनिट है मैटर, मैटर का, क्योंकि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। अच्छा, एटम बेसिकली क्या है? एटम क्या चीज है, हमें इसको भी तो पता करना है। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी एटम जो है ये छोटे से छोटा जर्रा, आप कह सकते हैं छोटे से छोटा जर्रा, कोई भी चीज जैसे छोटे छोटे जर्रे को हम एटम कहेंगे। और एटम मजीद तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल्स होते हैं। इन तीन पार्टिकल के मिलने से एक छोटा सा जर्रा एटम बनता है, छोटा सा जर्रा एटम बनता है। अच्छा, अब हम जो है, चूंकि हम जा रहे हैं लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, की एक जिंदा जानदार कैसे बना है, तो सबसे पहले जो उसकी लेवल है वो एटम है, यानी छोटा सा जर्रा बनता है। सबसे पहले एटम होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम जाते हैं एलिमेंट की तरफ, कि भाई एलिमेंट जो है वो क्या होता है। एलिमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, एलिमेंट आपकी तरफ आया है। एलिमेंट क्या होता है? बाजों का बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मतलब बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये एलिमेंट और एटम क्या भला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि एटम एलिमेंट एक ही चीज है, और बहुत सारे बच्चे मतलब इनमें डिफरेंट नहीं कर पाते। और ये हकीकत में ये बहुत ही मुश्किल टर्म भी है। इसको समझने के लिए हमें एक दो मिसालें भी हम लेंगे। देखिए, एटम और एलिमेंट भाई डिफरेंट चीजें हैं, मुख्तलिफ है। आप इनको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एटम भी एलिमेंट सेम है, नो।
ये डिफरेंट चीजें, इनमें क्या डिफरेंस आ जाए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा भी है, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू simpler substances. Our body is made up of 16 kind of element called bioelements. देखिए भाई, एलिमेंट जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा छोटा सा मतलब सब्सटेंसेस होता है, सही है। और हमारी बॉडी जो है वो मतलब 16 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एटम एलिमेंट क्या होता है, फिर आपको क्लियर होगा कि ये एलिमेंट क्या होता है। देखिए भाई, एटम जो है वो छोटे से छोटा जरा जो अकेले आपको मिले, अकेले जो है एक आपको छोटा सा जरा मिल रहा है अकेले। जबकि एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक छोटा जरा एटम, ये एक छोटा जरा है, ये छोटा जरा, ये छोटा जरा, फिर एक ऑक्सीजन का एटम मिसाल के तौर पर बन गया, सही है। तो इस चीज को आप कहेंगे एलिमेंट, यानी एटम मतलब छोटे से छोटा जरा जो कि अकेले आपको मिल रहा है, तो उसको आप कहेंगे एटम। जबकि एलिमेंट का मतलब होता है कि वही छोटा से जरा एटम जो है वो आपस में जब मिलकर मतलब एक शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उसको आप कहेंगे एलिमेंट। इसकी मिसाल मैं आपको किस तरीके से, वो इस तरीके से हो सकती है कि आप मिसाल के तौर पर एक दीवार की मिसाल ले लें। कोई एक दीवार है जो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसमें बहुत सारी ईंटें होती है। अब देखिए उसमें एक जो ईंट है ना, आप कह सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बात की कि एक छोटा सा जरा एक ईंट जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो एक एटम है, एक ईंट। जबकि वही एक दीवार के अंदर वही कितनी ईंटें होती है, यानी यहाँ पे देखा कि कितने पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। एक को हमने एटम कर लिया, तो इसी तरीके से दीवार की एक ईंट को तो एटम हमने कहा है। जबकि बहुत सारे एटम यानी बहुत सारे छोटे छोटे जरा बहुत सारे जब ईंटें मिलकर एक दीवार बनती है, तो उसको हमने कहा एलिमेंट। अच्छा, इसकी एक दूसरी मिसाल भी आप देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। वो इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर मैंने ये जो है ये इसका ढकना है ना, आप सपोज कर लें कि ये जो है आयरन से मिलकर बना होता है। मिसाल ले लें हम ना कि ये जो ढकना है इसका किससे बना हुआ है, आयरन से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसमें आयरन का एक छोटा सा अलग जरा होगा, छोटा सा अलग जरा, उसको आप एटम कहेंगे। जबकि वो बहुत सारे छोटे जरा आपस में मिलकर इस शक्ल इख्तियार करें, तो इस चीज को आप कहेंगे एलिमेंट। तो ये डिफरेंस था आपका एटम और एलिमेंट में। और बेसिकली एलिमेंट जो है आपके पास तकरीबन 16 एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट है जिनकी वजह से, जो कि एक जिंदा इंसान के अंदर 16 एलिमेंट जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। यानी एक जिंदा जानदार के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, अब उन एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट। क्यों कहते हैं बायो, का मतलब क्या है कि लाइफ यानी जिंदगी के अंदर जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट। तो जिंदगी के अंदर कौन से, यानी जिंदा जानवर के अंदर 16 जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सही है। और उनमें 6 तो बहुत मेजर होते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटाशियम। ये जो है आपके जिस्म का तकरीबन 99% जो है वो बॉडी इंसान को बना रहे होते हैं, ये 99%। तो ये आपका देखिए क्लियर हो चुका होगा कि एटम के छोटे छोटा जरा, फिर एलिमेंट जो है वो छोटी जरा जब आप मिलकर शक्ल इख्तियार करते हैं, तो ये एलिमेंट जो है वैसे तो हमारे पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब यूनिवर्स के अंदर 118 के करीब एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सही है। कुछ कुदरती तौर पर, कुछ आर्टिफिशियली। उनके अंदर 16 ऐसे एलिमेंट है जो कि लाइफ यानी किसी भी जिंदा इंसान के अंदर पाए जाते हैं, उसकी जिंदगी बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट लेवल का एटम एलिमेंट तक हो गया। अब हम जो लेवल बाय लेवल अभी हम बढ़ रहे हैं, यानी हम हमें एक जिंदा जानदार की तरफ, की एक जिंदा जानदार कैसे बनाए, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए एटम के बाद जो है एलिमेंट, इनके बाद जो है आपका बनता है मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मॉलिक्यूल, क्या है भाई मॉलिक्यूल, हमें समझना है मॉलिक्यूल क्या है। आप छोटी सी क्लासों में अक्सर आप साइंस की बुकों में पढ़ते आ रहे थे मॉलिक्यूल एटम की, इतनी तो आपको डिफिनेशन याद होगी। उम्मीद है कि इसकी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि एटम आर एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी जब भी एटम एटम छोटे छोटे जरात या एलिमेंट वो जब आपस में मिल जाते हैं, मिल मिलकर वो क्या करते हैं, एक नई शक्ल बनाते हैं। उस नई शक्ल को आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो ये होते हैं कि एटम और एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक नई शक्ल बनेगी, तो उस शक्ल को आप कहेंगे मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की भी टाइप्स होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, मॉलिक्यूल मतलब छोटे मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल्स। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर का H2O का एक मॉलिक्यूल, मतलब ये जो है आपके पास माइक्रो में शामिल होते हैं, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। जबकि मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स,
जैसे कि स्टार्च बड़ा एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, लिपिड्स ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, इनके अंदर हमें डिफरेंस देख रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर क्या कुछ फर्क है? बिल्कुल है। क्या फर्क है आ जाए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कंपाउंड वर्सेस मॉलिक्यूल। देखिए कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट, जब आपके पास दो डिफरेंट एटम मिलके एक कोई चीज बना रहे होते हैं तो उस फॉर्म को आप कहेंगे, दो डिफरेंट एटम मिलकर एक चीज बनाए तो उसको आप कहेंगे कंपाउंड। जबकि दो सेम एटम मिलकर एक चीज बनाए तो उसको आप कहेंगे मॉलिक्यूल। सिंपल है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जैसे कि नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते जा रहे हैं, एटम छोटे जरा एक लेवल था छोटा सा जरा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बना, एक बड़ी शेप बनी। सही है। अब मॉलिक्यूल, अब आगे क्या होगा इस चीज को देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट जो लेवल है वो मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनली बनता है, जैसे कि आप लिखा हुआ। पर हमें सिर्फ तो लिखे हुए पे नहीं देखना, हमें तो देखना है कि भाई कैसे बना हुआ है। आज डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बायो मॉलिक्यूल असेंबलीज इन पार्टिकुलर वे टू मेक ऑर्गेनल। यानी जब मॉलिक्यूल अब मिल गए, छोटा जरा था वो मिल करके एक नई फॉर्म बनी, वो मॉलिक्यूल्स बन गए। अब वही मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे जुड़ेंगे। जब वो मिलेंगे तो उनके मिलने के बाद ऑर्गेनली बनेगा। व्हाट इज द ऑर्गेनली? ऑर्गेनली क्या है भाई? ऑर्गेनली तो बन गया, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनली बन गया। कोई बंदा आपसे पूछेगा कि भाई मॉलिक्यूल के बाद क्या बनता है तो आप कहेंगे भाई मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनली बनता है। पर हमें यही पता नहीं कि ऑर्गेनली है क्या। वो अगर हमसे पूछे कि भाई ऑर्गेनली क्या है तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनली जो है हैव स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड ऑफ सेल। यानी इनसाइड ऑफ सेल के अंदर इसका बहुत बड़ा काम होता है। और ऑर्गेनिक मिसाल में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और भी बहुत सारी, जैसे कि लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं। सही है। इनका सेल के अंदर बड़ा फंक्शन होता है। अच्छा जब आप ऑर्गेनलीज तक पहुंच जाते हैं, आप एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल, जब आप ऑर्गेनलीज तक पहुंच जाते हैं, यानी अभी आप जा रहे हैं एक जिंदा जानदार के बनने की तरफ आप जा रहे हैं, तो ऑर्गेनली तक जब आप समझ जाते हैं कि भाई ऑर्गेनली क्या होती है, ऑर्गेनली तक जब आप समझ जाते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो सेल का होता है। यानी ऑर्गेनली के बाद क्या बनता है, आपका सेल बनता है। अच्छा कैसे बनता है इसकी भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके पास बताया जा रहा है कि सेल क्या है भाई, स्ट्रक्चरल साख के लिहाज से एंड फंक्शनल काम के लिहाज से इकाई की हैसियत रखता है। यानी इससे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, कि मेरी जो ये शक्ल है, आप कह सकते हैं मैं जो ये काम कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ। सही है। ये किसकी वजह से? आपके सेल की वजह से। यानी सेल क्या है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है आपका, यानी बुनियादी यूनिट है। ये नहीं होगा तो कोई बंदा जिंदा नहीं होगा, उसकी कोई एक शेप नहीं होगी। सही है। आपने सेल को समझ लिया। अच्छा सेल कैसे बनता है? डिफरेंट ऑर्गेनली वर्क इनसाइड मेम्ब्रेन। जब ऑर्गेनली जो है डिफरेंट वापस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस वगैरह ये मिल गए, सही, फिर एक सेल बनता है। और वो जो है वो अंदर मतलब एक बहुत ही खास काम दे रहे होते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो है सेल होता है एक पूरा, तो वो बहुत ही खास काम कर रहे होते हैं। सेल की दो टाइप्स होती है भाई, आपने याद रखना है कि सेल की दो टाइप्स होती है, एक प्रोकैरियोट सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब प्रोकैरियोट सेल जो है बैक्टीरिया के सेल को आप प्रोकैरियोट सेल कहेंगे, सी जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे प्रो का मतलब पहले, कैरियोट से मतलब न्यूक्लियस से पहले वाले, वो जानवर जिनके अंदर न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा। यू मतलब नहीं, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस वाले, इनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। अब चूंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, अब यहाँ से इनकी आगे टिश्यूज नहीं बनेंगे। ये जो प्रोकैरियोट सेल होता है उनका एक ही सेल होता है, क्योंकि सेल की कंबाइनेशन नहीं होती, एक ही सेल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो इसीलिए उनके टिश्यूज नहीं बन पाते। क्योंकि ये जो प्रोकैरियोट्स के, जो आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स आगे इन टिश्यूज के लेवल के अंदर एंटर नहीं होते। अब इसके बाद जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल की बात होगी। यूकैरियोटिक सेल यानी वो सेल जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो सेल जो कि वो जानवर जो मल्टी सेलर होंगे। तो सेल के बाद फिर क्या बनता है उस चीज को आगे देखते हैं। देखिए सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं। अच्छा कैसे? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन फ्रॉम टिश्यूज। देखिए जब बहुत सारे अब सेल आपस में मिल गए, सेल बन गए। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो एक ही सेल होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी होते हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारे सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल, अब एक सेल आपस में जुड़ गया, दूसरा सेल जुड़ गया, तीसरा सेल जुड़ गया, सेल बहुत सारे सेल जुड़ गए, तो नेक्स्ट आपके पास जो चीज बनती है वो टिश्यू बनती है। टिश्यू का एक बहुत खास फंक्शन भी होता है। टिश्यू की मिसाल में आपके पास जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं,
मसल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब हम जो है वो टिश्यूज तक तो पहुंच चुके हैं कि भाई टिश्यूज हमारा हो गया, क्योंकि इससे आगे भी हमें देखना पड़ता है कि भाई टिश्यूज के आगे हमें अब क्या क्या लेवल है, टिश्यू के आगे अब क्या बनेगा। आ जाए देखते हैं। तो इस चीज को आपने नोट किया होगा, मैं मिटा लेता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो टिश्यूज के बाद की बात होगी ना, कि भाई टिश्यू के बाद अब क्या बनता है, क्योंकि टिश्यू के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गन बनता है। क्या बनता है भाई? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन आप कह सकते हैं कि इसकी मैं डेफिनेशन ओरली कर लेता हूँ, कि ऑर्गन जो है आप कह सकते हैं कि मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज टुगेदर वर्क फ्रॉम टू स्पेसिफिक वर्क। देखिए, बहुत सारे टिश्यूज आपस में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होंगे, बहुत सारे टिश्यूज जो है आपस में कंबाइन होंगे, टिश्यूज कंबाइन होंगे, डिफरेंट टाइप के हो जाए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जब आपस में कंबाइन होंगे, तो नया एक चीज बनती है आपके पास ऑर्गन। जैसे कि ऑर्गन में आपके पास हार्ट लिख लेता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको समझना है सिर्फ। से जब आपके पास ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद जो है वो आपके टिश्यूज है, टिश्यू जब आपस में मिल गए, सही, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लेवल जो है वो आपके पास क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन की मिसाल जो है वो आपके पास कह सकते हैं कि एक हार्ट एक ऑर्गन है। क्या हुआ यहाँ पे, एक टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल गए, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे आपस में मिल गए, एक हार्ट बन गया। कैसे आ जाए, मिसाल मिसाल लेते हैं। अब हार्ट जो है, एक हार्ट आप देखते हैं, एक ह्यूमन हार्ट होता है, आप कह सकते हैं कि एक आप ह्यूमन हार्ट की अगर आप बनाना भी चाहें तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सही है, यहाँ पे ये आपका ह्यूमन हार्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे पास इतनी जगह भी नहीं तो मैं बना सकूं। सही, आप ये कह सकते हैं बस। सही। अब मिसाल हार्ट की ले ली आपने। हार्ट जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ताकि उनके अंदर वो पैगाम जाए, सेंसरी मैसेज जाए। मसल जो है वो ताकि वो हरकत कर सके। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है। देखिए, आप देखिए, चार किस्म के टिश्यू मिलकर एक हार्ट बनाया उसने। यानी टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। हार्ट क्या एक ऑर्गन है। अच्छा, ऑर्गन के बाद क्या होगा भाई, अभी ये हमारा एक सवाल पैदा होता है कि ऑर्गन के बाद क्या होगा। ऑर्गन के बाद आप सिंपल कह सकते हैं कि ऑर्गन के बाद जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है भाई। ऑर्गन बना था, टिश्यू की कम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो मिल गए, ऑर्गन बना। और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो काम भी कर रहे थे। किस तरीके से, हमने हार्ट की मिसाल को देख के हमने समझ लिया कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गन के बाद जो है वो आपके पास ऑर्गन बनेगा। आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सही है, आप ग्रुप ऑफ ऑर्गन कह सकते हैं। अचानक आपसे एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी एक ऑर्गन है, हार्ट है। सही है। अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो किस तरीके, आप कह सकते हैं कि एक आप सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर लें, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सही। अब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल गए तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। किस तरीके से भाई, हमें एग्जांपल चाहिए, आप चलो देख लेते हैं किस तरीके। जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, हजम हाजमे वाला निजाम, जिसमें कोई भी इंसान कोई मतलब खाना खाए वो उसके हाजमे का एक निजाम होता है। अब उसके अंदर आप देखिए कितने ऑर्गन होते हैं। एक मुंह होता है, ये भी एक ऑर्गन है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि फेरिंग्स, ओके, एसोफेगस, स्टमा एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाया। इसके साथ आपके लीवर भी शामिल होते हैं, इसके साथ आपका पेंक्रियास भी शामिल होता है। बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर क्या किया कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। वो कौन सा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, जब आप ऑर्गन सिस्टम को समझ लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो लास्ट है, आपने देखा कि भाई किस तरीके एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनली, सेल बना, सेल से फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना। अब ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनता है भाई।
ऑर्गेनिज्म बन गया। यानी अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे सिस्टम होंगे। ऑर्गेनिज्म जो है आप इस कह सकते हैं कि इट इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स। सही है, ये इसकी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। सही है, आप इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आप कह सकते हैं कि इट इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, फिर भी मैं आपके अगर आप कह सकते हैं तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। सही है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दूसरी तरफ से आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तीसरी तरफ से आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। बहुत सारे ऐसे सिस्टम मिलकर एक जिंदा जानदार बन गया आपका। सही है, तो यानी ये था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से एक आपको जिंदा इंसान मिला, एक जिंदा जानदार बना मिला। कि भाई सबसे पहले क्या हुआ कि एक छोटा एटम था वगैरह। ये पूरा इसको हम एक छोटी सी मिसाल से ले लेते हैं ताकि आप समझ आए। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, वैसे कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा लेता हूँ। सही है, तो आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अच्छा, आपने क्या किया कि छोटा सा एक एटम था, छोटे से एटम के बाद एक मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल के बाद क्या बना, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनेली बना। मिसाल के तौर पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, ऑर्गेनेली बना। ऑर्गेनेली के बाद आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक सेल बन गया। न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, गोल्गी बॉडीज भी है। सही, बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेल बन गया। सही है, अब यहाँ क्या हुआ कि एक सेल बन गया। सेल के बाद आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा टिश्यू बन गया। ब्लड की बात कर ले, सही है, कोई भी ऐसा टिश्यू बन गया। टिश्यू के बाद आपका क्या बन गया, कोई एक मतलब ऑर्गन बन गया था, जैसे कि आपने पहले भी बात की थी। फिर से एक बार देख लेते हैं। हार्ट बन गया, मतलब एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद एक पूरा सा सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। सही है, सिस्टम बन गया, आप कह सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना बेटा, क्या बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरा सा आपके पास आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा जानदार बन गया। ये आपके समझाने के लिए था शॉर्ट में, ताकि इसको आप समझ सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसी कोई बात तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो शुक्रिया आज के इस लेक्चर के लिए, और अगले लेक्चर के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया, थैंक यू।